नमस्कार। हाँ, तो मैं पहले आंख की संरचना से शुरुआत करूंगी। आंख की संरचना एक कैमरे की तरह होती है, जिसमें आगे का जो पारदर्शक उत्तर हिस्सा होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट जो भाग होता है, जो एकदम क्लियर लेंस होता है आंख में। और उसके पिछला हिस्सा जो होता है, जो कि रील का काम करता है, उसको आंख का पर्दा कहा जाता है, जिस पर किसी भी चीज का प्रतिबिंब बनता है। और इस तरह से आंख देखने का काम कर पाती है और फिर ये सिग्नल ब्रेन को जाते हैं। आंखों में सबसे जो सामा कॉमन बीमारियां हैं, उसमें चश्मे का नंबर होना सबसे पहले आता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कई लोगों को बहुत लेट देर बड़े हो जाते हैं, तब तक भी इस बात की जानकारी नहीं हो पाती। तो इसमें सही वक्त जो है, वो जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है और 5 साल का होता है, तब एक बार नेत्र विशेषज्ञ द्वारा नेत्र परीक्षण जरूर कराना चाहिए, जिससे यदि उसको कोई चश्मे का नंबर है तो उसकी जानकारी सही समय पर मिल जाती है। और ये जैसे मैंने बोला, कॉर्निया का जहां तक सवाल है, ये सामने का जो उत्तल हिस्सा होता है, इसमें कई बार चोट के कारण या इन्फेक्शन के कारण और कुछ आनुवंशिक बीमारियों के कारण भी सफेदी आ जाती है। लेंस जो होता है वो ज्यादातर तो उम्र के साथ इसमें जो उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है वो अफेक्ट हो जाती है, जिसके कारण जो मोतियाबिंद, जिसको हम कैटरेक्ट कहते हैं, वो बनना शुरू हो जाता है। कभी कभी या चोट के कारण या किसी किसी को आनुवंशिक रूप से भी यह मोतियाबिंद की बीमारी हो सकती है, जिसका इलाज बहुत सरल होता है। और ये आंख की सबसे कॉमन बीमारी है, जिसमें जो सफेद हुआ लेंस होता है उसको ट्रांसपेरेंट आर्टिफिशियल लेंस से, जिसको हम आईओएल बोलते हैं, परिवर्तित कर दिया जाता है। इसमें कई तरह के लेंसेस बाजार में उपलब्ध होते हैं, अस्पतालों में रहते हैं, जिसको डॉक्टर मरीज की जरूरत के हिसाब से इम्प्लांट करने की सलाह देते हैं। इसमें मरीज को धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कोई भी आंख में रेडनेस या इरिटेशन, इस तरह की कोई परेशानी उसमें नहीं होती है। तो ये तो लेंस की बात हुई। इसके अलावा जो दूसरी कॉमन बीमारियां हैं, उसमें ग्लोकोमा का नाम आता है। ग्लोकोमा भी कई तरह के होते हैं, जिसको काजियाबिंद या काला पानी भी सरल भाषा में कहा जाता है। लेकिन इसमें ज्यादातर तरह के ग्लोकोमा में कोई परेशानी मरीज को नहीं होती, और बहुत देरी से पता पड़ने के कारण आंख की रोशनी काफी हद तक जा चुकी होती है, जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप साल में एक बार आंखों की जांच अवश्य कराते रहिए। और जिनको फैमिली में ये होती है या इस तरह से कोई हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री, उनको तो रेगुलर रूप से 40 के बाद एक बार आंख की जांच नियमित रूप से आंख के डॉक्टर से कराना अनिवार्य है। इसी तरह पर्दे की सबसे कॉमन जो आजकल बीमारी है, वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्योंकि हमारे यहाँ डायबिटीज का प्रतिशत बहुत बढ़ता जा रहा है। तो ये भी सारे शुगर के मरीजों को यह जानकारी जरूर होना चाहिए कि साल में एक बार दवा डालकर पर्दे की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी कोई दर्द या लाल आंख में नहीं आती, जिससे मरीज को आंख देखकर यह बात समझ में आ पाए। इसमें मुख्य हिस्सा जो पर्दा होता है, उस पे खराबी आना शुरू हो जाती है, कुछ को सूजन आ जाती है और कुछ लोगों को ब्लड के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं। तो यदि समय से इसकी जानकारी मिल जाती है, तो उसका उपचार भी समय से होता है और उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। क्योंकि यदि इसमें देरी होती है, तो फिर जो साधारण ट्रीटमेंट होता है, लेजर, या उससे फिर फायदा नहीं हो पाता और कभी कभी मरीज बहुत जटिल ऑपरेशन की स्थिति में भी पहुंच जाता है।
दूसरी जो और बीमारियां हैं उसमें एलर्जीज आती हैं आंख की, जिसमें आंख में बहुत खुजली होती है, आंख लाल हो जाती है। और इसमें ज्यादा तेज दवाइयां डालने से भी नुकसान होता है, और जो इलाज नहीं कराते उनको भी इस छोटी सी बीमारी के कारण भी नजर अफेक्ट हो सकती है। तो ऐसी सभी बीमारियों में इलाज की जरूरत होती है, वो भी डॉक्टर की सलाह से इलाज कराएं। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई नहीं डालना चाहिए। उनका काम दवाई देना है, ना कि दवाई प्रिस्क्राइब करना है। कभी कभी आंख में कभी कोई केमिकल चला जाता है, तो उस समय भी आंख को अच्छे से वॉश कर लें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि अलग अलग केमिकल जैसे चूना जाने की बीमार घटना भी गांवों में बहुत आजकल बढ़ गई है। तो उसमें भी रोशनी तक जाने का डर रहता है, तो इसमें देरी बिना किए हुए तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आंखों में चोट लगना भी बहुत ही कॉमन है, खासकर हमारे गांव के परिवेश में। तो बच्चों को नुकीली चीजों से, जैसे चाकू, कैंची, ऐसी चीजों से, तीर कमान, इन सब से बचाना चाहिए। और कभी भी चोट लगती है तो उसमें बिना देरी किए तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। इसके अलावा आजकल कंप्यूटर विजन सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, ड्राईनेस हो जाती है, बहुत ज्यादा मोबाइल और कंप्यूटर का यूज आजकल यंगस्टर्स कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको लगातार कई घंटे तक नहीं उपयोग में करना चाहिए। 20-20-20 रूल होता है। हाँ, ये मैंने एलर्जी की बात की, इसमें आंख को रब नहीं मलना नहीं चाहिए, है ना। और बचाव के लिए चश्मा पहन सकते हैं। हाँ, ये जो है, जिसको चोट लगने का, जैसे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं या कोई पुताई का काम, तो वो चश्मा, प्रोटेक्टिव आई वियर ग्लासेस लगाकर काम करें, क्योंकि वेल्डिंग वालों को अक्सर हम लोग देखते हैं आंख में फॉरेन बॉडी चली जाती है, आयरन के पार्टिकल्स चले जाते हैं जो आंख को बहुत डैमेज करते हैं। इसी तरह जो कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, वो कई घंटे कंप्यूटर का काम करते हैं, तो ब्लू कट एक चश्मा आता है जो कि कंप्यूटर की खराब रेस से आंख को प्रोटेक्ट करता है, वो पहना जा सकता है। और बीच बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। और प्रॉपर लाइट में हमेशा पढ़ना चाहिए, और लेट के नहीं, प्रॉपर एंगल के साथ बैठकर टेबल कुर्सी पे पढ़ना ज्यादा अच्छा रहता है। और खाने का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, खासकर कि उनको हरी सब्जियां, फल, ये सब जरूर खाने में देना चाहिए, क्योंकि इससे जो रतौंधी की बीमारी बच्चों में होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण, उससे बचा जा सकता है। और जो कंप्यूटर का उपयोग करते हैं बहुत ज्यादा, उसमें हम लोग 20-20-20 रूल बोलते हैं, मतलब हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पे देखिए। इसका मतलब ये है कि हर एक आधे घंटे में आप आंख बंद करें, दूर देखें, बात करें दोस्त से, लेकिन ब्रेक देना जरूरी है, क्योंकि यदि लगातार काम करते हैं तो उससे आंखों में ड्राइनेस होने का डर रहता है। और दूसरी बात ये कि आंखों का जो वो जो टेबल होता है कंप्यूटर का, वो आंखों के लेवल से थोड़ा सा नीचे हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। आंख को ऊपर करके देखने से ड्राइनेस ज्यादा होता है। और ब्लू कट चश्मा लगाएं, जैसा कि मैंने बताया। दूसरा बात, मैं थोड़ा सा कॉर्निया के डोनेशन के बारे में भी बताना चाहूंगी कि आई डोनेशन एक बहुत, नेक्स्ट करिए, बहुत अच्छा दान है, मुझे लगता है बेस्ट दान है। आंखों में सफेद, जो पुतली पे सफेदी आती है चोट के कारण या कुछ आनुवंशिक बीमारियों के कारण, विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण, या कभी कभी कॉर्निया में इंफेक्शन हो जाने के कारण, तो जो आंख का ये आगे का ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है उसको बदला जा सकता है। और यह संभव हो पाता है जब मृत्यु के उपरांत कॉर्निया, आंख को दान किया जाता है, जिसको हम लोग नेत्रदान कहते हैं। तो जो आई डोनेशन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही सरल होती है। इसमें कोई भी आदमी 2 साल से बड़ा और किसी भी एज तक दान कर सकता है। इसमें जो हम लोग फॉर्म भरवाते हैं, उस फॉर्म का केवल एक जानकारी के लिए होता है, अवेयरनेस के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति ने वो फॉर्म नहीं भरा है वो नेत्रदान नहीं कर सकता है।
दूसरी बात ये कि घर के जो लोग होते हैं उनको आपकी इस इच्छा के बारे में पता रहना जरूरी है। इसीलिए आजकल हम लोग फैमिली प्लेजिंग बोलते हैं, मतलब पूरी फैमिली का फॉर्म एक साथ भरवाते हैं जिसमें घर के सब लोगों को एक दूसरे की इच्छा का पता रहे। और आप किसी भी पास के मेडिकल कॉलेज में या किसी और हॉस्पिटल जिसमें आई बैंक चलता हो, उसको फोन पर जानकारी देकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। तो 20 मिनट के अंदर ही वह टीम आपके जगह पर पहुंच जाती है, आपके घर पे पहुंच जाती है। और उसमें कोई भी आंख में विकृति, चेहरे पे विकृति नहीं आती, क्योंकि पूरी प्रक्रिया के पश्चात उसमें आर्टिफिशियल आई लगा दी जाती है जो बिल्कुल असली आंख की तरह लगती है। और इस तरह से आप अपने बाद भी किसी को जीवन दान दे सकते हैं, उसको फिर से दुनिया देखने का मौका दे सकते हैं। नेक्स्ट करिए। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि आप, आंखें जो है, नेत्र परमात्मा का दिया हुआ बहुत ही बहुमूल्य उपहार है आपको। इसकी आप रक्षा करिए और साथ ही अपनी मृत्यु के पश्चात नेत्रदान करिए और दूसरे आदमी का दुनिया भी रोशन करिए। धन्यवाद। तब तक डॉक्टर, ये जो ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा आपने जैसे बताया था कि इसकी लोगों को पता नहीं चल पाता, तो एक बार और बताएंगे कि किस तरीके के सिम्टम्स है जिनको देखकर हम ग्लूकोमा को समझ लें ताकि उससे नुकसान ना हो पाए और हम पहले ही इलाज करा पाए। क्या क्या हाँ होता जी, है ग्लूकोमा? ग्लोकोमा कई तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं नैरो एंगल ग्लोकोमा, दूसरा बोलते हैं ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो जो एंगल ग्लोकोमा होता है उसमें कोई भी सिम्टम पेशेंट को नहीं होता। इसको हम लोग बोलते हैं कि चुपचाप आके वो नजर चुराता है। उसमें ज्यादा से ज्यादा ये होता है कभी कभी कि किसी किसी मरीज का चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलता है, ज्यादा एज उम्र वालों का। और जो दूसरे तरह का होता है नैरो एंगल, उसमें कभी कभी सिर में दर्द, आंख में दर्द, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कि पेरीमीट्री होता है, फंडस एग्जामिनेशन होता है, डिस्क एग्जामिनेशन, पैकीमेट्री होता है, गोनियोस्कोपी। तो इस सब टेस्ट के बाद ही कंक्लूड करते हैं कि पेशेंट को ग्लोकोमा है या नहीं है। और फिर यदि ग्लोकोमा पाया जाता है तो आजकल बहुत सारी एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन मार्केट में उपलब्ध होती हैं। वो मरीज की जरूरत के हिसाब से उसको एक देना है, दो देना है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और ग्लोकोमा एक बार हो जाता है तो उसको हमेशा ही इलाज की जरूरत पड़ती है। कभी कभी जब ज्यादा हो जाता है उनको ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ती है, जिसको हम लोग ट्रेबिकुलो टॉमी बोलते हैं। और यही सबसे कॉमनली किया जाने वाला ऑपरेशन है ग्लोकोमा का। और ये सबसे अच्छी बात है कि यदि इसका पता टाइम से लग जाता है तो ये इलाज वाली बीमारी है। ऐसा नहीं है कि इसका इलाज संभव नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज संभव है। लेकिन जो लोग लेट हो जाते हैं, जो डॉक्टर के पास कभी जांच ही नहीं कराते, और यदि नस ऑलरेडी सूख चुकी होती है, तो फिर ऐसे में ही उसमें ब्लाइंडनेस आती है। और एक बार यदि नस सूख जाती है तो फिर वो रिवर्ट नहीं होती। ये सबसे बड़ा दिक्कत है उसके साथ। और इसीलिए हम लोग साल में एक बार नेत्र परीक्षण कराने के लिए बहुत जोर देते। और नियमित रूप से, एक एक आयु के बाद नियमित रूप से जांच कराना चाहिए लोगों को। हाँ, नियमित रूप से जांच कराना चाहिए। और कुछ बीमारियां आंखों की ऐसी भी होती हैं जो नस वाली बीमारियों के बारे में मैंने बात नहीं किया, जिसको हम लोग ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं या ऑप्टिक एट्रोफी बोलते हैं। तो इसमें कई बार सिर में सूजन होने से, सिर में कोई ट्यूमर होने से भी कई बार मरीज हमारे पास आते हैं और उसको दिखना कम हो जाता है, क्योंकि उद्गम तो सारी नसों सिर से ही होता है। तो सिर में यदि कोई ट्यूमर बन रहा है या सिर में दबाव बन रहा है तो उसके कारण भी आंख की नस अफेक्ट हो सकती है। और पूरे शरीर में आंख ही ऐसा हिस्सा है जिसमें नस डायरेक्ट दिखाई देती है, बाकी सबका तो स्किन से ढकी हुई रहती है। तो इसलिए केवल आंख की बीमारियों के अलावा सिर की बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सी सिस्टमिक बीमारियों में जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर में भी आंख में डायरेक्ट
वो नसों को देखकर, वेसल्स को देखकर उनकी बीमारी की स्टेजिंग का अंदाज लगाया जाता है। और कई बार मरीज हमारे पास पहले आता है, फिर हम लोग उसका बोलते हैं कि आप न्यूरोसर्जन को दिखाइए, आप ब्लड प्रेशर के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाइए, या आपको शुगर के स्पॉट्स आ रहे हैं, आपने कभी शुगर की जांच नहीं कराई। तो ऐसा उल्टा भी कई बार होता है। तो इसलिए आंखों से हमें आंख का तो जानकारी मिलती ही है, जो पर्दे की जांच करते हैं कई बार हमको उससे बहुत सी शारीरिक बीमारियों का भी पता पड़ता है। मैम एक्चुअली बहुत वंडरफुल सेशन था मैम, अच्छा था मतलब, हम्म। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था मैम। बट एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था, आपको इतना टाइम हो गया मैं प्रैक्टिस में, तो आजकल जैसे लेजर ऑपरेशन होता है इंटरनली, मतलब करेक्ट करते हैं हम साइट को, तो उसको एक तो एक्सटर्नली है जिसमें स्पेक्स वगैरह लगाते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, और दूसरा हाँ, लेजिक से करते हैं। तो इसका क्या मतलब फीडबैक क्या है पेशेंट्स का, मतलब अब तक आप किसे रिकमेंड करोगे कि लेजिक करवाना चाहिए या फिर एक्सटर्नली ही उसको करेक्ट करना नहीं चाहिए? देखिए, पहले तो हाँ सब लोग कॉन्टैक्ट लेंस लगाते थे क्योंकि मशीनें इतनी एडवांस नहीं थी। बट आजकल मशीनें काफी अच्छी हो गई हैं, और ये जहाँ तक लेसिक का सवाल है, ये भी इंडिविजुअल केस पे निर्भर करता है कि आपका नंबर कितना है, आपका कॉर्निया की थिकनेस कितनी है। तो वो सब तो डॉक्टर हमेशा कुछ टेस्ट करवाता है जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि आपको लेसिक आपके लिए सूट करता है कि नहीं करता है। और जिनका नंबर बहुत ज्यादा होता है उनके लिए आज इम्प्लांटेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी आ गए हैं, जिसके द्वारा चश्मे का नंबर हटाया जाता है। तो ये सब जब भी मरीज आता है उसका हमको बहुत अच्छे से परीक्षण करना पड़ता है, सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, और जो भी उसके लिए सूटेबल होता है वो एडवाइस करते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे ये ड्राइनेस की अपन बात कर रहे थे, बहुत ज्यादा यदि है तो उसमें हम मना करते हैं। यदि कॉर्निया की थिकनेस बहुत कम है और नंबर बहुत ज्यादा है तो उसमें मना करते हैं। तो ऐसा कुछ चीजें हैं, पर ऐसा ग्रेड नहीं कर सकते। ये मरीज की अपनी चॉइस, उसका प्रोफेशन, उसकी अफोर्डेबिलिटी, इन सब चीजों पर भी निर्भर करता है ना। हाँ मैम। सारा यस चीजें मैम। अच्छे हैं, लेकिन वो मरीज क्या चाहता है अपने लिए, ये उसका इंडिविजुअल डिसीजन होता है कि वो क्या चाहता है। ये बात है कि इसमें मेनली दूर का चश्मा हट जाता है, और यदि बहुत लेट कराते हैं तो उसमें जो पास का प्रेस्बायोपिक नंबर होता है वो चश्मा इसके द्वारा नहीं हटता। हेलो मैम। हाँ, हेलो। हाँ मैम, मैं आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि मैम जैसे जो लोग हाँ, नॉर्मल स्पेक्स लगाते हैं, नॉर्मल स्पेक्स, अपने इंडिया में पहले चलन था कि पहले ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था, प्लास्टिक लेंसेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, हाँ, तो मैम इन दोनों में से सेफली हाँ। कौन से होते हैं? और एक चीज कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल स्पेक्स इस्तेमाल करता है, सिलेंडर स्पेरिकल अगर प्लस माइनस में भी है, तो क्या वो उसके अंदर कुछ फेरबदल करके उसका इस्तेमाल ब्लू कट लेंसेज के रूप में भी कर सकता है? क्योंकि आजकल ब्लू कट का जो है बहुत चलन में हाँ, सुन हाँ, रहा हूँ बिल्कुल। 2024 में। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, ब्लू तो कट तो केवल एक कोटिंग है जो कि आपको कंप्यूटर रेज से प्रोटेक्ट करती है, तो वो किसी भी क्लास में हो सकती है। जिनको नंबर अच्छा। नहीं होता उनको हम लोग जीरो पावर का ब्लू कट चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। और जिनको एक्चुअली नंबर होता है वो नंबर का ही बनवाएंगे, लेकिन उसमें भी ब्लू कट कोटिंग हो सकती है ना। तो यहाँ तक मैम, बात हाँ। ग्लास की और फाइबर की उसकी है, दोनों अच्छे हैं। लेकिन क्या है, ग्लास का थोड़ा हैवी बनता था, थोड़ा उसका वेट ज्यादा होता है। और ये जो प्लास्टिक के फाइबर होते हैं तो ये लाइट वेटेड होते हैं। लेकिन ग्लास में क्या है, टूटने का डर ज्यादा रहता है, और ये जो फाइबर होते हैं इसमें स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, थोड़ा महंगा पड़ता क्योंकि है। तो इसमें मैंने जो फील किया इसके है, मैं साथ 9 साल लोग से चश्मा लगा रहा फाइबर हूँ की मैम। तरफ चले। हाँ, हाँ मैम, एक क्वेश्चन और था मैम कि मेरी मदर को यूरिक एसिड की हाँ, प्रॉब्लम हाँ, है। वो यूरिक हाँ। एसिड की प्रॉब्लम है, उनको आई विजन भी जो है थोड़ा सा कभी कभी जो है गड़बड़ हो जाता है उनका। तो मेरा मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा था कि उनको कितने महीने में मतलब आई टेस्टिंग करवाना जरूरी है? क्योंकि क्या है कि वर्किंग वूमन है तो थोड़ा सा केयरलेस फील हो जाती है मैम। नहीं देखिए, उसमें भी कभी कभी ड्राइनेस आती है, तो उसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ड्राइनेस आती है तो पेरिफेरल अल्सर्स भी कभी कभी हो जाते हैं। तो इसलिए उनको जब भी, एक तो लुब्रिकेटिंग डालना चाहिए, यदि बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं भी चेकअप करा सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेके उनका ड्राइनेस का लेवल चेक करा के। और हम्म। यदि कोई दिक्कत आती है जी। विजन से संबंधित, या कभी आंख लाल हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत आती है, तब
इसमें जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में हम लोग 6 मंथली चेकअप के लिए सलाह देते हैं, ऐसा उसमें कोई रेगुलर उसका नहीं होता, बट हाँ यदि ड्राई आई हो गई है तब तो फिर डॉक्टर की एडवाइस के हिसाब से उनको बीच बीच में चेकअप कराते रहना पड़ेगा। एंड मैम लास्ट कि व्हाट इज द हाँ, प्रिकॉशन ऑफ द ड्यूरिंग लाइफस्टाइल इन विंटर सेशन इन मध्य प्रदेश एट दिस टाइम? विंटर सेशन, हाँ मतलब विंटर विंटर सेशन चल सीजन रहा है बोल रहे अभी, हैं। है ना? हाँ विंटर हाँ में जो है आप जो है सबके लिए प्रिकॉशंस बता दे तो बेटर रहेगा आंखों के लिए, क्योंकि हाँ आंखों की ड्राइनेस जो है, आंखों की हाँ। ड्राइनेस बढ़ रही है मैम। और मेरी आदत है, मैं रोज सुबह धूप में बैठता हूँ 15 मिनट, तो मैं उसको फील कर रहा हूँ मैम, आंखों में ठंडी हवा के साथ साथ में ड्राइनेस जो है महसूस हो रही है मैम। हम्म। हाँ देखिए, बहुत डायरेक्ट सनलाइट तो किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं होता। ये धीरे धीरे आ गई है, इससे पहले वो आईज हो भले स्किन हो, बहुत ज्यादा लाइट सनलाइट में डायरेक्ट एक्सपोजर अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उससे भी बहुत सारा, जैसे टेरिजियम, नाखूना का ना आपने बात नहीं की हमने, ये सब जो चीजें हैं जो एक झिल्ली टाइप का आंख के ऊपर चढ़ने लगता है, साइड की जो सफेद झिल्ली होती है वो आंखों के ऊपर चढ़ने लगती है, ट्रायंगुलर शेप, विंग शेप में, इसको हम लोग नाखूना बोलते हैं। तो इसका हम्म। मुख्य कारण बहुत ज्यादा सनलाइट एक्सपोजर ही होता है, या फिर बहुत ड्राई एटमॉस्फेयर हो, या कहीं पे कोई फैक्ट्री या चक्की में काम कर रहा है जहाँ बहुत ज्यादा डस्ट का एक्सपोजर हो। तो धूप में भी बैठने में बोलूंगी कि प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाना चाहिए, इसीलिए तो अपन लोग गॉगल्स लगाते हैं, यूवी प्रोटेक्शन, यूवी रेज से प्रोटेक्शन के लिए, हम्म। क्योंकि उसकी वजह से कई बार रेटिना में भी डैमेज होता है, डायरेक्ट सनलाइट का बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो। तो बैठना भी है तो यूवी रेज प्रोटेक्टेड वाला गॉगल्स लगा के बैठना चाहिए, ठीक है। और ठंड और से मैम ज्यादा लास्ट, गर्मियों में प्रॉब्लम ज्यादा होती है, एलर्जीज वगैरह, ड्राइनेस, ये सब गर्मियों में बढ़ता है। ठंड में तो लोग हेल्दी सीजन मानते हैं, तो बल्कि कैटरेक्ट सर्जरी का वेट करते रहते हैं कि ठंड आएगी तब कराएंगे, जो कि हाँ सबसे हाँ कॉमन डन सर्जरी है। जबकि जी, आजकल ऐसा नहीं है कि ठंड में ही आंख का ऑपरेशन अच्छा होता है, सभी आप जगह। पूरे साल पक्के भी करा सकते हैं। मेन बात ये है कि वो एक माइंडसेट बन गया है लोगों का, तो इसको हम्म। हेल्दी सीजन माना जाता है आई के हिसाब से। हाँ तो मैम एक और ठंड चीज कि के, आप जो है सर्दियों में जो है विटामिन ए और विटामिन डी की डेंसिटी के लिए, सी के लिए सॉरी, क्या डाइटरी गाइडलाइंस देंगे अपने व्यूअर्स को? डाइट में तो देखिए हमेशा हम लोग बोलते हैं कलर्ड फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये आंख के लिए अच्छी होती हैं, है ना। तो इसमें कैरट, आम, अनार, ये सभी अच्छे हैं फ्रूट्स, पपाया। और ग्रीन वेजिटेबल्स तो हमेशा से ही आंख के लिए अच्छी मानी जाती हैं। वैसे जो गवर्नमेंट का विटामिन ए वाला प्रोग्राम चला, उससे विटामिन ए डेफिशिएंसी का इंसिडेंस काफी हद तक कंट्रोल हुआ है। जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बहुत कॉमन थी ये प्रॉब्लम, और उसमें बहुत बच्चों की बहुत अर्ली एज में आंख चली जाती थी, और वो भी दोनों आंखों में अफेक्ट हो जाता था। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है, और काफी हद तक वो प्रॉब्लम कंट्रोल हुई है। जैसे एक बहुत अभी खुशी की बात है कि ट्रकोमा हम लोग के जब पढ़ते थे बहुत कॉमन था, और बहुत उससे भी आईसाइट लॉस होता था, स्पेशली गांवों के परिवेश में। लेकिन वो भी अभी अभी 15 दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को ट्रकोमा फ्री घोषित किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, और आंखों की एक बहुत बड़ी बीमारी से हम लोगों को निजात मिली है। इसी तरह से पलक की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको ब्लेफराइटिस बोलते हैं, या आंखों में अंजनी हो जाना। तो इन सब बीमारियों में लोग इंतजार करते रहते हैं कि वो अपने आप फूट जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो कभी कभी फिर बड़ा आ, बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत पेनफुल हो जाता है, और फिर उसमें चीरा लगाना पड़ता है। तो इस सब से बचने के लिए अच्छा यही है कि घरेलू उपाय करने की बजाय शुरू में ही डॉक्टर की सलाह ली जाए और उसको सही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए, है ना। और जिसको बार बार होता है ये, उसको तो खास तौर से जरूर डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। कई बार शुगर के मरीजों में ये होता है बार बार, कभी कभी किसी को चश्मे का नंबर होता है उसको पता नहीं होता, और आंख मलने के कारण होने लगती है ये बार बार इस टाइप। और कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि आंखों में भी, पलकों में भी कुछ जर्म्स हो जाते हैं, लीखे टाइप के, जैसे बाल में होते हैं ना, तो उसके कारण भी हम्म। बार बार ये होती है। तो गुहेरी के बारे इसीलिए में बोल रहे हैं अपना डॉक्टर? बहुत सीरियस चीजें नहीं है, लेकिन ये
बार बार जब होती है तो सीरियस रूप ले लेती है। इसलिए शुरू में ही ऐसी चीजों का इलाज डॉक्टर से करवा लेना चाहिए, है ना। मैम सेम एलर्जी, आइडियल टाइम फ्रॉम स्क्रीन ब्रेक मैम। उसको 20-20-20 रूल हम लोग बोलते हैं। मतलब हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूरी पे देखिए, है ना। इसका अच्छा। मतलब ये है कि हर आधे घंटे में आपको कम से कम 1 मिनट आंख बंद करके दूर देखिए, बात करिए, इधर उधर घूमिए, ये जरूरी है ना। हर 20 मिनट 20-20-20 रूल बोला जाता है कंप्यूटर का, है ना। एक छोटा सा और ब्रेक हो 20 सेकेंड्स का, बट होना चाहिए। उससे क्या है, टियर फिल्म रिप्लेनिश होती है। टियर फिल्म आंख के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, और कोई भी एक डिस्टर्ब होता है तो उसके कारण आंखों में सूखापन आ जाता है, और वो कई बार बहुत विभत्स रूप ले लेता है। आई साइट तक बहुत सीवियर ड्राई आई जब हो जाती है, उससे अफेक्ट होने लगती है। तो इसको शुरू में ही ध्यान रखा जाए, उसको बढ़ने ही नहीं दिया जाए, है ना। बचाव करके ये बहुत जरूरी होता है। सरताज जी आप अपना प्रश्न रखें। मिस्टर सरताज। सर मैं वो मैडम के आई डोनेशन से संबंधित एक चीज शेयर करना चाह रहा था कि मैंने पहले आई डोनेट करी थी और बाद में बॉडी डोनेट करी, तो मेरे को लगा अपने आप आई डोनेशन के काम आ जाएगी, पर मेरे को पता चला कि आई डोनेट आंखें अलग निकलवानी पड़ती है और बॉडी अलग देनी पड़ती है। ऐसे बॉडी पूरी दे दें तो आंखें फिर यूज नहीं हो पाती हैं उसमें। तो नहीं सर, तो दोनों टीमें साथ में आप इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करें। जैसे मेडिकल कॉलेजेस जो होते हैं, उसमें यदि बॉडी एनाटॉमी डिपार्टमेंट को डोनेट होती है तो आई आई डिपार्टमेंट वाले ले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप यदि बॉडी डोनेट करेंगे तो आपकी आईज काम नहीं आ पाएगी। वो दोनों टीम्स को खबर करनी पड़ती है। कई बार तो वो कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं। जैसे भोपाल में जब भी बॉडी जी मैं डोनेशन के लिए संपर्क किया जाता है किरण फाउंडेशन को, तो वो अपने आप ही आई डोनेशन वालों को कांटेक्ट करके उसका खबर देते हैं, और बिल्कुल दोनों चीजें प्रॉपर तरीके से उसका रिस्पेक्ट किया जाता है और उपयोग में लाई जाती है। मैडम और मैंने आपने यहाँ बहुत एनाटॉमी सही काम डिपार्टमेंट। किया है। मैं आपको जी जी। बहुत इस बात के लिए अ, मतलब अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा सराहनीय कदम ये उठाया है, और इससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर ये जो आई फ्लोटर्स कहलाते हैं, फ्लोटर्स का बहुत से लोग जानना चाहते हैं, फ्लोटर्स क्या होते हैं हाँ आई हाँ में। जी जी हाँ। आई फ्लोटर्स के भी से देखिए सर, बहुत सारे कारण होते हैं। यदि किसी बीमारी से एसोसिएटेड है जिसको विट्रियाइटिस बोलते हैं, या कोरोडाइटिस जो आंख के पर्दे की कुछ पीछे के परतों की बीमारियां होती हैं, उसके साथ भी कई बार ये काले धब्बे आंख के सामने आ जाते हैं। और जी कई बार ब्लड भी आ जाता है, वो भी इसी तरह दिखाई देता है जैसे डायबिटिक रेटिनोपैथी में। लेकिन ज्यादातर कई बार मायोपिया में कभी ब्रेक हो जाता है हाई नेगेटिव नंबर वालों को, तो उसमें भी फ्लोटर्स आ जाते हैं। तो ये बातें तो पैथोलॉजिकल हो, लेकिन इसमें से ज्यादातर 60-70% में ये बेनाइन होते हैं। मतलब इसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है। और ये एज के साथ पीछे का जो जली भरी रहती है आंख में, उसके लिक्विफिकेशन के कारण उसके थोड़े से बीच में जैसे पानी में कचरा आ जाता है, इस तरह से वो धब्बे आ जाते हैं। तो ये तो डॉक्टर तय करेगा ना कि वो चिंता की बात है कि चिंता की बात नहीं मतलब है। डॉक्टर को तो दिखाना इसका पड़ेगा मतलब यदि यही फ्लोटर्स आ कारण रहे हैं। है कि आपको जी डॉक्टर की सलाह तो लेनी पड़ेगी। और जी आजकल आप इसमें भी कुछ दवाइयां आ गई हैं जिससे वो कम हो जाते हैं, जिसमें कुछ मिनरल्स वगैरह देते हैं हम लोग, विट्रियन के नाम से है सिरप और टैबलेट, जिससे काफी हद तक वो कम हो जाता है। जी एक और एक कॉमन टाइप का प्रॉब्लम है, आंखों में चमकती है, कुछ लोग बोलते हैं चमक आती है। हाँ, तो चमक भी वही है। दो चीजें होती हैं कि जब ये काले धब्बे जो फ्लोटर्स होते हैं ये पर्दे से टकराते हैं तो भी थोड़ी बहुत चमक निकलती है, तो उसमें चिंता की बात नहीं होती। लेकिन फोटोप्सिया बोलते हैं, जैसे मायोपिया में खासकर जिनका नेगेटिव नंबर होता है, चोट लगने के बाद आंख में ब्लंट ट्रॉमा जिसको बोलते हैं, जब ये चमक निकलती है तो इसका मतलब ये होता है कि आंख में कहीं से थोड़ा सा होल जिसको हम बोलते हैं, या टियर, कहीं से जैसे पर्दे में छेद होना शुरू हो गया है, तो उस समय भी ये चमक निकलती है, जिसको फोटोप्सिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो कभी भी ऐसी चमक निकलती है तो डॉक्टर को दिखाना जरूर चाहिए, क्योंकि ओके जब ये छोटा सा होता है ना, तो जैसे कपड़े में रफू पड़ते हैं, उसी तरह से इसके होल के चारों तरफ लेजर करके, जिसको हम लोग प्रोफाइलैक्टिक लेजर बोलते हैं, सील कर दिया जाता है।
जिसमें ये आगे ना बढ़े। क्योंकि नहीं तो यदि आप इसको निग्लेक्ट करते हैं और वो होल की वजह से है, तो रेटिनल डिटैचमेंट जैसी गंभीर बीमारी परेशानी में पड़ सकते हैं, तो फिर उसमें ओके, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बोले तरंग। Oh, hello, good evening, doctors, and first of all, हाँ thank you for जी। the session. तो मेरे को थोड़ा स्क्विंट रिलेटेड डाउट था। सिंस मेरे को बचपन से स्क्विंट रहा है, बट एट द अर्ली एज इट गॉट ऑपरेटेड। सो देखने में स्क्विंट दिखता नहीं है, बट ओवर द इयर्स व्हाट इज हैपनिंग कि आई रियलाइज जो लेफ्ट आई है, इट्स मेरी लेफ्ट आई वीक है। सो उससे अगर मैं सामने देखता हूँ तो लेफ्ट साइड उससे मुझे कम दिख रहा है। राइट, यानी अगर मैं एग्जाम अगर मैं राइट आई पे रेड फिल्म लगा रहा हूँ, लेफ्ट आई पे ग्रीन फिल्म फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे राइट आई की रेड फिल्म ही दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड का नहीं दिख रहा। एंड धीरे धीरे ब्लाइंड स्पॉट मेरा इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं लेफ्ट आई की इधर इधर का देख रहा हूँ, तो बस अपने मन के भ्रम को हटाने के लिए मैंने 3D स्कैनिंग भी करवाई थी आईज की, 3D में देखने में कि सारे ब्लाइंड स्पॉट कुछ है नहीं, बट उसमें कुछ नहीं आया। बट स्टिल अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड का जो एक्सट्रीम लेफ्ट है उसका मुझे बार बार एकदम लेफ्ट मुड़ के देखना पड़ता है, मेरे को नोज दिखाई देती है कई बार। सो उसका कुछ हो हाँ, सकता है या क्या? ये आपका क्वेश्चन जो है ये बाइनोकुलर विजन से रिलेटेड है। तो ये तो बेटा बाइनोकुलर विजन इसीलिए जब स्क्विंट होता है ना, जो कंजेनाइटल होता है, जो बाय बर्थ होते हैं, वो कुछ हम हाँ लोग जल्दी ऑपरेट करते हैं। क्योंकि बाइनोकुलर विजन के 3 ग्रेड्स होते हैं, और उसमें हम्म जो आप बात कर रहे हैं गहराई का ना देखना, स्टीरियोप्सिस, ये डेवलप नहीं हो पाता यदि ये लेट ऑपरेट होता है। तो आंख का अपने को एनाटॉमिकल अलाइनमेंट तो मिल जाता है, लेकिन हाँ। बाइनोकुलर विजन को ग्रेड डेवलप नहीं होने के कारण इस प्रॉब्लम को फिर ठीक करना मुश्किल होता है। और इसके भी अलग से स्पेशलिस्ट होते हैं जिसको हम लोग पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, पेडियाट्रिक है ना। ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वन सेकंड, जी लेट मी हाँ, जस्ट। हेलो, यस। अस्पताल में भी है अलग से जो इसी का काम करते हैं। तो उन आपको उनकी सलाह लेना चाहिए, है ना, उसके कुछ टूल्स होते हैं। सो मैं बस ये चाह रहा था कि अभी जो है मेरा कंडीशन लेफ्ट आई का वो रहा है, बट मेरे को व्हाट आई फील कि ओवर द पास मेरा पिछले 1 साल में काम का वर्क टाइमिंग्स बहुत हेक्टिक हो चुका है, एंड 12+ आवर्स मेरा स्क्रीन टाइम जा रहा है इजीली ड्यू टू माई वर्क। सो मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी लेफ्ट आई का विजन भी ग्रेजुअली वीक होता जा रहा है। बस एटलीस्ट आई और वीक ना हो, एटलीस्ट यहाँ पे स्टैग्नेंट रहे बस, और वीक ना हो कम से कम। हाँ, देखो, ये सब चीजें बिल्कुल पूरा जांच करने के बाद ही पता लगाया जा सकता है कि किस वजह से आपको फील्ड रेस्ट्रिक्ट लग रहा है या स्पॉट दिख रहा है, कोई नई प्रॉब्लम शुरू हो रही है या स्क्विंट की वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो जब तक उसको देखेंगे नहीं और पूरी जांच नहीं करेंगे तब तक ये कहना मुश्किल है। आप दिवाली के बाद आ जाइए एक बार, तो उसको पूरा टेस्ट करके फिर डिसाइड करेंगे कि क्या कर सकते हैं।